हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्लास मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सिद्रा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? महविश, बुशरा, अभी तक आप लोग 4 स्टूडेंट ऑनलाइन हो, बाकी क्लास नहीं, लेक्चर नहीं अटेंड करना। मैंने आप लोगों से कहा है जब रिसर्च का हो तो तब सब मस्ट अटेंड किया करें। रिसर्च में मैंने पढ़ाना होता है, जिनका प्रैक्टिकल में स्पेशल वो ग्रुप डिस्कस किया करें, जिनकी डिस्कशन होती है जिनके टॉपिक की, वो सब ज्वाइन किया करें। ओके वर्दा, ग्रुप में मैसेज करो कि सब ज्वाइन करें। हरी अप, विद इन 2 मिनट। ओके, जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। जो कल हम लोगों ने स्टार्ट से पढ़ा था वो मैं आपको उसका दोबारा से ओवरव्यू दे रही हूँ। सबसे पहले ये है कि रिसर्च प्रपोजल या साइनॉप्सिस होता क्या, आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जब भी हमने कोई रिसर्च का वर्क करना है, कोई रिसर्च करनी है किसी भी काम पर, ठीक है, आपका जो है अभी जस्ट एकेडमिक जो एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों ने अपनी थीसिस बनाई है, इसके अलावा और बहुत से इंस्टीट्यूट्स जो कंपनीज़ हैं उनमें भी ऐसे रिसर्च वर्क होता है। तो उनमें सबसे पहले क्या करना होता है कि अपना जो भी उनके माइंड में प्लान चल रहा है, जो वो करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसको एक वर्डिंग फॉर्म में, मतलब उसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं, सारा अपना आइडिया जो उनके माइंड में है कि मैंने इस टॉपिक पे काम करना है, मैं ये मेथड अडॉप्ट करूँगा और इसके ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं जो वो अचीव करना चाहता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिसर्च प्रपोजल या साइनॉप्सिस है। अगर आप जो आपका होगा एकेडमिक स्केल पर होता है, इंस्टीट्यूट में होता है, तो वो क्या कहते हैं, साइनॉप्सिस उसे कहते हैं। इन सब को इसके अलावा इसे रिसर्च प्रोटोकॉल भी कह रहे हैं। तो इन तीनों में से किसी नेम से भी आपका क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली वो बात प्रपोजल की ही हो रही है। पर्पस क्या क्या है कि रिसर्च प्रपोजल बनाते क्यों, ये मैंने कल आप लोगों को बताए हैं, डिटेल में बताए थे। अच्छा, उसके बाद ये है कि रिसर्च प्रोजेक्ट में सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो होती है उसका टाइटल ही होता है। टाइटल वो चीज़ होती है जिस पे आपने काम करना है, जैसे आप लोगों ने अपने टाइटल बनाए हैं, उसी से रिलेटेड आपने मेथडोलॉजी बनानी है, उसी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखना है, उसी से रिलेटेड जो है लिटरेचर का रिव्यू करते हैं और फिर हम उसे अपने चैप्टर्स में लिखते हैं। जी, ये इधर उसके ऊपर ये वाला ऊपर लगा होगा ना। हाँ, इसमें क्या बटन नहीं लगा होगा, वो बस अपनी हैंड की यूज कर ले। ये नजर मानो वो देखिए हैंड की के ऊपर जो साइन बना होता है ना, उसके ऊपर दोनों पे बना है साइन। ये जिसके ऊपर स्पीकर है ना उसके ऊपर लगाइए। हाँ, स्पीकर के ऊपर लगाओ। आवाज नहीं आ रही मेरी? यही प्रॉब्लम उधर हो रही है, जब आवाज नहीं जा रही।
विशाल, महविश, वर्दा, गुलाम फातिमा, आपको बात सुनाई दे रही है? ओके गुलाम फातिमा, आपको नहीं आ रही है, आप अपना रिकनेक्ट करो। ओके क्लास, फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो जितना भी है वो बाकी आपको उसका आइडिया होना चाहिए। अगर उसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसकी डेफिनेशन, जो स्टार्ट में 3 स्लाइड्स थी ना क्लास, ये वाली बात मेरी गौर से सुनो। जो स्टार्ट में 3 स्लाइड्स थी उनकी आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, उसका आइडिया आना चाहिए कि बेसिकली है क्या, रिसर्च प्रपोजल है क्या, टाइटल क्या होता है, इसके पर्पसेस क्या हैं रिसर्च प्रपोजल के, वो आपको थोड़ा डिटेल में आना चाहिए। इस स्लाइड, ये मेन स्लाइड है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे आता है, पेपर में पूछा जाएगा कि इन लिस्ट दी पार्ट्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, तो उसमें बेसिकली आपने इस स्लाइड को लिखना होता है। आप एज सच भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर साथ साथ एक्सप्लेन करना चाहो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है उसमें एक लाइन लिख सकते हैं, जस्ट 1 रो में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये इतना डिटेल में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। विद इन 10 मिनट्स जो है आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है, तो वो 10 मिनट्स में पॉसिबल नहीं होगा। अगर पार्ट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल आते हैं तो आप अगर इतनी बातें जस्ट हेडिंग्स लिख दोगे और अंदर एक लाइन, मैक्सिमम एक लाइन अगर आपको लगता है कि लिखना ज़रूरी है तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज इतनी डिटेल जो आगे बताऊंगी मैं आपको स्लाइड्स में, वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मेन यही स्लाइड है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी है, डेफिनेशंस वगैरह हैं या लिमिटेशंस हैं, डीलिमिटेशंस हैं, लिटरेचर रिव्यू है, हाइपोथेसिस है, मेथडोलॉजी है, और लास्ट पे क्या होता है, रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके पार्ट्स हैं, यही आपके चैप्टर की मेन स्लाइड है। उसके बाद प्रोजेक्ट समरी और एब्स्ट्रैक्ट मैंने बता दिया था आपको कि ये इसमें बेसिकली हमने समरी लिखनी होती है कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या मेथड होगा, क्या बात होगी, वेरिएबल्स क्या होंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैक्सिमम हाफ पेज पे आपने पूरी एक समरी लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि 4 बातें लाजमी होनी चाहिए कि टॉपिक को आप इलेबोरेट करो, उसकी इम्पोर्टेंस बताओ, आप ये क्यों काम करना चाहते हो, उसकी रीज़न क्या है, आपके पर्पसेस क्या है। इसमें वो कह रहा है केबल मोबाइल यूज कर लें, और पर्पसेस आपके क्या हैं। ठीक है, ये 4 बातें आपके इंट्रोडक्शन में मेंशन होनी चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये, क्या आप क्या पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इट इज़ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बट मे बी इन क्वेश्चन फॉर्म। आप इसको एक जस्ट सेंटेंस में भी लिख सकते हो, क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख सकते हो कि ये ऐसा है या ये ऐसा होता है। अगर ये आप ये वर्ड लिखोगे कि ऐसा होता है, तो इसका मतलब है कि आपने उसे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखी है। बट आप लिखो क्या ऐसा होता है, तो इसका मतलब है कि आपने उसी प्रॉब्लम को एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये एग्जांपल्स मैंने बता दी थी कि कौन कौन सी हैं। ऊपर जो है वो स्टेटमेंट है प्रॉब्लम की, और नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल वाइटनिंग जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके कमर्शियल्स आते हैं, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में होती है, तो उससे रिलेटेड आप किस तरह से क्वेश्चन करोगे। तो ये नीचे क्वेश्चन लिखे हुए थे, ये कल मैंने आप लोगों को समझा दिए थे कि टीनेजर्स से पहले आपने जस्ट उनसे पूछना है कि क्या आपको लगता है कि ये जो टीवी एडवर्टाइजमेंट हो रही है जिन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स के, क्या ये हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए या नहीं। ठीक है, वो येस और नो में आंसर कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि येस, तो आपको फिर उनसे पूछना है कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि क्या इनके वैसे ही इफेक्ट्स होता होगा आप पर भी, जैसे कि वो टीवी में दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये क्वेश्चंस आते हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी जो है, कल आप लोग को इस पे कन्फ्यूजन हो रही थी कि जस्टिफिकेशन में ये है कि आपने अपने रिसर्च प्रपोजल को हायर अथॉरिटी से अप्रूव करवाना होता है। तो इस स्लाइड की बेस पे करवाते हो कि उसे जस्टिफाई करते हो कि इसकी वर्थ है, या आज तक स्टडी जो है इस पर इतनी नहीं हो सकी, इस पर अभी स्टडी कंडक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप ये कहोगे अगर मैं ये रिसर्च वर्क करती हूँ, मैं इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकती हूँ और इसके ये आउटकम्स आएंगे, तो आप उसे सारी बातें बताते हो कि मैं इस मेथड के थ्रू ये अडॉप्ट करके इसको अचीव कर सकती हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। तो ये आपने अपनी जस्टिफिकेशन करनी है। इसे जस्टिफिकेशन कहते हैं कि आप किस मेथड के थ्रू जो है अपनी रिसर्च को अप्रूव करवा सकते हो।
जो आपने बेसिकली मेथड अडॉप्ट करना है वो सारे उसे जस्टिफिकेशन कह रहे हैं या सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी कहते हैं कि आपकी स्टडी की वर्थ क्या है, वो आपने बतानी होती है। डेफिनेशंस हैं ये कि अगर आपने उसमें कोई डेफिनेशंस लिखी हैं, टर्म्स यूज़ की हैं, तो उसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसकी डेफिनेशंस लिख सकते हो ताकि जो आप वर्ड जिस सेंस में यूज़ कर रहे हो उसी सेंस में बाकी पढ़ने वाले भी लें, ये ना कि वो उस वर्ड को किसी और सेंस में समझें। इसलिए जो अगर आपने डिफरेंट टर्म यूज़ किए हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में, आप उसको डिफाइन भी कर सकते हो। इसके अलावा लिमिटेशंस बतानी होती हैं, डिलिमिटेशंस बतानी होती है। अब लिमिटेशंस क्या हैं कि फॉर एग्जांपल आपका तो ऐसा कोई रिसर्च वर्क नहीं है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ होना हो। तो लिमिटेशंस में ये है कि जो आपकी अपनी अप्रोच में नहीं रहती। फॉर एग्जांपल कैसे कि आपने डिफरेंट टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, सही है? डाटा गैदरिंग, लास्ट वाली लाइन देखिए, डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट हैज़ नॉट बीन वैलिडेटेड। आप लोग को वैलिडेशन और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का डिफरेंस पता है? सुलेमान गौरी मुझे वैलिडिटी की डेफिनेशन बताओ, और बाकी स्टूडेंट आप सब रिलायबिलिटी की बताओ। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशंस बताएं। हरी अप क्लास, जल्दी जल्दी बताएं। वर्धा आप सुन रहे हो ना? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बताओ जल्दी से। गलत। गुलाम फातिमा आपने नहीं अभी सही बताया, दोबारा देखो और मुझे बताओ, सोच के बताओ। देखो ये रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। और ये मस्ट पूछा होता है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, या फिर आपके एमसीक्यूज में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई बात ज़रूर आई होती है। क्लास अभी तक गुलाम फातिमा के अलावा किसी का कोई कमेंट नहीं आया। आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो मुझे इसकी डेफिनेशन मैंने ये नहीं कहा कि पूरी डेफिनेशन लिखो, जैसे गुलाम फातिमा ने जस्ट ये लिख दिया एक्यूरेसी। नुसरत आप लोग ये दोबारा से देखो, वर्ता आपने ठीक बताया। देखो ये शाहरुख, ठीक है शाहरुख, अगर आपने ज्वाइन कर ही लिया है तो मुझे रिलायबिलिटी की डेफिनेशन नहीं, देखो पूरी डेफिनेशन मत बताओ मुझे, उसके बस वर्ड्स बता दो, मीनिंग बता दो। रिलायबिलिटी मीन और वैलिडिटी मीन, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के जस्ट मीनिंग बता दो कि आप इसको किस सेंस में सोचते हो, लेते हो। हरी आप शाहरुख जल्दी से मुझे बताओ, वैलिडिटी का मतलब क्या है और रिलायबिलिटी का मतलब रिसर्च में आप क्या लेते हो? किसका? आमना आपने लिखा है एबल टू बी ट्रस्टेड, मतलब साथ में वर्ड भी लिख दो, आप किसका बता रहे हो, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों से कर रही हूँ। ओके महविश आपने ठीक बताया, गुड। जिले हुमा आपका भी ठीक है। वर्ता, महविश और जिले हुमा, अभी तक इन 3 स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है।
सहर कंवल, आप इसको डेफिनेशन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कह सकते। अगर आपने जस्ट एक वर्ड में डिफाइन करना हो, डिफरेंस बताना हो, तो आपकी ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। सहर कंवल आपसे कह रही हूँ। लाइबा, आपने जो वैलिडिटी को एक वर्ड में बताया एक्यूरेसी, ये ठीक है। देखो, इतने मुश्किल वर्ड्स पे नहीं जाओ। डेफिनेशन मैंने आपसे एग्जैक्ट उनके जस्ट मतलब पूछे हैं। जब वैलिडिटी के मतलब होता है कि उसका मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो सही रीडिंग बता रहा है या नहीं बता रहा। तो अगर उसकी एक्यूरेट रीडिंग है तो हम उसे कहेंगे कि ये वैलिडेट है, इसकी रीडिंग वैलिडेटेड है। फॉर एग्जांपल बीपी अपरेटस है, अगर वो ठीक है, बीपी की रीडिंग ठीक बता रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वैलिडेट है, बीपी अपरेटस है और इसकी रीडिंग जो है वो वैलिडेटेड है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, ये है कि एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, ये उसकी वैलिडिटी होगी। क्लास में इसका आंसर दोनों का जस्ट एक एक वर्ड में बता रही हूँ। वैलिडिटी मीन रीडिंग जो है वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा। अगर सही बता रहा है तो हम कहेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट वैलिडेट है, ठीक है। और रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि हमने उसी इंस्ट्रूमेंट की 4 से 5 बार रीडिंग ली, बीपी अपरेटस से 4 से 5 बार बीपी चेक किया और उसने वही रीडिंग 5 से 6 बार दी, तो इसका मतलब ये है कि वो रिलायबल है, कंसिस्टेंसी है उसकी रीडिंग्स में। तो आप वैलिडिटी को कह सकते हो एक्यूरेट रीडिंग और रिलायबिलिटी को कह सकते हो कंसिस्टेंसी, कि वो बार 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 वही रीडिंग दे रहा है। शाहरुख, क्या कह रहे हो? ठीक है, तो जब आपने क्लियर डिफरेंस बताना हो तो आप वैलिडेट को कहोगे कि वो एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट, तो हम कहेंगे कि वो वैलिडेट है। और एक्यूरेट रीडिंग हम कैसे कह सकते हैं कि उसने एक्यूरेट रीडिंग दी है? देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब फ्रिज के अंदर, हॉस्पिटल के फ्रिज के अंदर जो है टेम्परेचर स्केल लगा होता है, उसको हमने क्या करना होता है, एक सेट स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर स्केल होता है, कंपनी की तरफ से आता है, जिसकी एक्यूरेसी, वैलिडिटी सब कुछ मेजर की गई होती है। वो हॉस्पिटल में लेकर आते हैं और उसको हमने जो हमारी फ्रिज के अंदर, हॉस्पिटल में फ्रिज के ऊपर अंदर जो टेम्परेचर स्केल यूज़ हो रहा था उसके साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वाकई ये वही रीडिंग दे रहा है, तो हम कहेंगे ये वैलिडेट है। ठीक है, इस तरह से हम उसे वैलिडेट कह सकते हैं। ज़ाहिर है हमने तो उसे किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करके कह सकते हैं ना कि इसने सही रीडिंग दी है। शाहरुख, ठीक है, वो सही कह रही है, तुम अपना आंसर दो। उसने, तुमने सबके कमेंट्स पढ़ लिए, अपना नहीं बताया कि रिलायबिलिटी मीन क्या है और वैलिडिटी मीन क्या है। ठीक है, वैलिडिटी मीन एक्यूरेट रीडिंग है और रिलायबिलिटी मीन वही रीडिंग में कंसिस्टेंसी भी है कि वो सेम रीडिंग बार बार दे रहा है। तो इसमें रिसर्च में लिमिटेशंस क्या आ सकती हैं? वैलिडिटी की आ सकती है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी रिसर्च वर्क में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, हो सकता है कि वो उसकी वैलिडिटी पे हमें डाउट रहे, क्योंकि हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं हमारे पास कोई ऐसा नहीं था इंटरनेशनल स्केल या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हम उसे कंपेयर कर सकें कि ये वाकई सही रीडिंग्स दे रहा है या नहीं दे रहा। तो कह रहा है कि इसमें जो है वैलिडेशंस में क्या है, ये हमारी थोड़ी लिमिटेशंस आ सकती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। डिलिमिटेशंस में क्या होता है कि ये बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी। अच्छा, मतलब ये बता दिया कि नुसरत का जो आंसर है उसके अपोजिट वाला ठीक है। मिशाल ने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मिशाल का कमेंट आप लोग को दिखाई दे रहा है। रिलायबिलिटी मीन कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर, कंसिस्टेंसी मीन कि बार बार सेम रीडिंग्स वही दे रहा है। अगर उसने एक बार बीपी अपरेटस ने 120/80 जो है रीडिंग दी है, तो बार बार 5 बार हमने चेक किया, सेम रीडिंग आई 120
सिस्टोल और डायसिस्टोल क्या आया, 80 आया। अगर उसने 5-4 बार यही रीडिंग दी है तो हम कहेंगे कि ये रिलायबल है बीपी ऑपरेटर्स। शाहरुख इतना कॉम्प्लिकेटेड मत जाओ, ठीक है। अप्रिशिएट वैल्यू नियर स्टैंडर्ड वैल्यू इज रिलायबिलिटी। इतने कॉम्प्लिकेशंस में ना जाओ। रिलायबिलिटी जो होता है वो कंसिस्टेंसी होता है कि आप कितनी एक इंस्ट्रूमेंट कितनी बार वही एक्यूरेट रीडिंग देता है या नहीं देता। ये नहीं है कि अभी हमने बीपी चेक किया उसने 128/80 दिया, अगली बार चेक किया तो उसने 130/80 दे दिया, ठीक है। तो वो रिलायबिलिटी नहीं रहेगा। डिलिमिटेशंस में बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी है। हो सकता है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज ना हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा एरिया कवर ना कर सकता हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो लिमिटेशंस हैं वो इसकी डिलिमिटेशंस में आ रही हैं, उसकी बाउंड्रीज को बता रहे हैं। ये किसी भी रिसर्च वर्क की डिलिमिटेशंस होती हैं कि वो यहाँ इससे आगे मज़ीद काम नहीं कर सकता। अच्छा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। आप सब ने लिटरेचर लिख लिया है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है लिटरेचर आज तक की जितनी स्टडी हो चुकी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, पहले आपने उससे क्या किया है, रिव्यू किया है। वो लिटरेचर है जितनी स्टडी हो चुकी है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने की, ऑथर्स ने की, पूरे वर्ल्ड में की हुई है स्टडी। उनको जो आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, उसका मतलब है कि आप उसको रिव्यू कर रहे हो। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि जो स्टडी हुई है उसको रिव्यू कर रहे हो और उसको आप अपनी रिसर्च वर्क में ऐड कर रहे हो। जी शाहरुख, आपने वही कहा। अच्छा, गुलाम फातिमा के साथ थोड़ा सा इशू हो रहा है वॉइस का। क्या आप सबको दरमियान में मेरी आवाज़ कट सकती है या फ्लो के साथ सुनाई दे रही है? क्लास आप सबको आवाज़ सही सुनाई दे रही है? हाजरा, शाहरुख, मिशाल, आप लोगों को मेरी सही आवाज़ सुनाई दे रही है या दरमियान में कट कट कर सुनाई दे रही है? फ्लो के साथ आ रही है। गुलाम फातिमा, एक्चुअली आपके आई थिंक नेटवर्क में कुछ इशू है, क्योंकि पहले भी आपने जस्ट कहा है कि आपको सही आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और अभी भी आपने कहा, बाकी सबको सही सुनाई दे रहा है। सुलेमान को आ गया है जी इशू। तो हम इसको किस तरह से बता सकते हैं, इफेक्टिव रिसर्च इज़ बेस्ड अपॉन पास्ट नॉलेज। तो ये आपका पास्ट नॉलेज होता है। लिटरेचर रिव्यू का पर्पज़ क्या होता है कि आज तक जितना भी उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च हो चुकी है आपको उसकी अवेयरनेस है। दिस हेल्प्स टू एलिमिनेट द डुप्लीकेशन ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन एंड प्रोवाइड्स यूजफुल हाइपोथेसिस एंड हेल्पफुल सजेशंस फॉर सिग्निफिकेंस इन्वेस्टिगेशन। देखो, जब तक आप प्रीवियस लिटरेचर नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं आइडिया होगा कि आज तक इस टॉपिक पर काम हो चुका है या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड इतने वेरिएबल्स पर स्टडी हो चुकी है और ये चीज़ दरमियान में मिसिंग है। लेकिन जब तक आप वो मिसिंग नहीं आइडेंटिफाई करते हो तो तब तक आप अगर मिसिंग आइडेंटिफाई किए बगैर ही काम स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है आपसे पहले वो किसी ने सेम वर्क किया हो तो आपके काम की तो वर्थ ही नहीं रहेगी। हमें थोड़ा डिफरेंट काम करना होता है। आपका लेवल अभी वो नहीं है जिस पर मतलब बेसिकली रिसर्च वर्क किया जाता है। आपने तो जस्ट ये कि अपने रिसर्च माइनर से आपका सब्जेक्ट है ये। बड़े स्केल पर जब स्टडी होती है तो उसमें ये पॉइंट खास माइंड में रखा जाता है कि हमने वो टॉपिक सिलेक्ट करना है, वो पॉइंट लेना है जिस पर अभी तक स्टडी इतनी डिटेल में नहीं हो चुकी। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, डुप्लीकेशन से हम खुद को सेव रखते हैं कि काम की डुप्लीकेशन नहीं होती। इट प्रोवाइड्स एविडेंस दैट द रिसर्चर इज फेमिलियर विद व्हाट इज ऑलरेडी नाउन एंड व्हाट इज स्टिल अननाउन एंड अनटेस्टेड। तो इससे क्या होता है, जब आपने सारा लिटरेचर रिव्यू लिखा, लास्ट पे मैंने कहा था कि आपने वो बात लिखनी है कि ये वाली चीज़ या इस चीज़ पर मज़ीद अभी स्टडी करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अवेयरनेस सेशन जो है गवर्नमेंट को मज़ीद अरेंज करवाने चाहिए, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। जो बात आपने नीचे लिखी थी ना, तो वो ये बात थी कि वो एविडेंस आप दे रहे थे कि आपको वो सारी बात पता है कि जो आज तक लिटरेचर बता रहा है, जो अब तक स्टडी हो चुकी है। तो आपने वो बात बताई कि अभी मज़ीद जो है वो स्टडी की ज़रूरत है, इसमें क्या चीज़ मिसिंग है। तो ये आप प्रूफ दे रहे हो, अपना एविडेंस दे रहे हो लास्ट रोज़ में।
वर्दा क्लियर हुआ? जो मैंने लास्ट लाइन्स सबसे बार-बार न्यू सबसे ऑलमोस्ट ऐड करवाई थी कि आपने लास्ट में ये बात लिखनी है। तो ये उसका पर्पस होता है कि हमने एविडेंस देना होता है। ये यूनिट है, ये नहीं मुझे पता ये कौन सा यूनिट है, बट आप लोग के 3 यूनिट्स रहते थे जिसमें से था हाउ वी कैन राइट रिसर्च प्रपोजल। तो ये वो है रिसर्च प्रपोजल वाला है। हाइपोथेसिस क्या है? देखो हाइपोथेसिस ये है कि अब हम इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव नॉट क्लियर आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन। देखो स्टार्ट में हमने रिसर्च क्वेश्चन बना लिए, उसके बाद हमें हाइपोथेसिस बनानी है कि मुझे लगता है कि ये काम ऐसे हो सकता है, ठीक है? ये उसकी अपनी हाइपोथेसिस बन जाएगी। इट शुड बी रीजनेबल। अच्छा, अब हाइपोथेसिस, अच्छी हाइपोथेसिस किस तरह हो सकती है, उसके भी थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है हाइपोथेसिस का। इट शुड बी रीजनेबल, कंसिस्टेंट विद नाउन फैक्ट स्टेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेस्टेड। कि हमने ऐसी हाइपोथेसिस बनानी है जिसको हम आगे टेस्ट भी कर सकें। ये नहीं कि बस हाइपोथेसिस बना ली, उसे वो क्या हो मेजरेबल ही ना हो, उसे टेस्ट ही ना कर सकते, तो हम ऐसी हाइपोथेसिस नहीं बना सकते। इट कैन बी टेस्टेड एंड फाउंड टू बी प्रॉबली ट्रू और फॉल्स। देखो उसको टेस्ट भी किया जाए, उसके बाद ये भी प्रूव किया जा सके कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो ट्रू आई है या फिर फॉल्स प्रूव हुई है। ये हाइपोथेसिस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मस्ट क्राइटेरिया है। जब हमने हाइपोथेसिस बनानी है तो इन बातों को माइंड में रखते हुए बनानी है। और हाइपोथेसिस वो बात होती है जो हम जस्ट अभी पूरे एक्सपेरिमेंट में प्रूव करना चाहते हैं और हमें लास्ट में पता चलेगा कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो ठीक है या फिर रिजेक्ट हो रही है। इसलिए इसे कह रहे हैं कि नॉट क्लियर है, अभी तक हम इसके बारे में श्योर नहीं है। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, लिटरेचर और थ्योरी और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। रिसर्च हाइपोथेसिस वो है जो हमने अपना लिटरेचर रिव्यू किया, हमारे अपने एक्सपीरियंस से हमें जो हमने कंक्लूड किया, उससे जो हाइपोथेसिस बना रहे होंगे, इन सब को मिला के उनसे जो रिजल्ट्स निकाल कर हाइपोथेसिस बना रहे होंगे उसे रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। दिस इज एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। देखो जैसे हमने ये कहा कि हमारा वेरिएबल है, क्या-क्या है, हेपेटाइटिस बी और सी है, वर्धा के ग्रुप की बात कर रही हूँ, उसका किसी न किसी तरह लिंक है डायलिसिस के साथ। तो ये क्या है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ क्या है, आपस में रिलेशन भी बता रहा होता है, लिंक भी बता रहा होता है। ये हमारी हाइपोथेसिस बन रही है ना। दिस इज एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हमने पहले बताया कि मैंने ये कहा कि इनका आपस में लिंक है हेपेटाइटिस बी और सी की अकरेंस का डायलिसिस के साथ, कोई ना कोई लिंक है, मतलब उसके में क्या है, एसोसिएशन बताते हैं। नल हाइपोथेसिस इज वन दैट स्टेट्स नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब नल हाइपोथेसिस क्या है कि जिसमें हम ये कहें कि अच्छा इसमें कोई इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो आपने अपने एक्सपीरियंस से या फिर लिटरेचर रिव्यू करते हुए जो कंक्लूजन निकाले, जो आपके माइंड में बात आई, जो आपकी सेंस कह रही है, ठीक है, कि ये बात वाकई है और उनका आपस में लिंक है, तो उसे आप कहोगे रिसर्च हाइपोथेसिस है। और अगर आप उसको डिसअप्रूव करना चाहते हो, रिजेक्ट करोगे कि नहीं इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं। ये सारी बातें आपकी अपनी अवेयरनेस के लिए है। जो आपने पेपर में लिखना है वो मैं आपको स्टार्ट वाली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ, बट ये वाली हाइपोथेसिस ज़रूर पूछ लेते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है। वेरिएबल्स वाला चैप्टर आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हो, वेरिएबल्स उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ओके क्लास, मेथडोलॉजी वाला चैप्टर आप लोग डिटेल में सब ने कर लिया, मेथडोलॉजी वाला सबका कंप्लीट है। तो बेसिकली उसमें क्या था, आप मैंने जो जो बताया आप लोगों ने लिख लिया, बट आपको अपना नहीं पता कि इसमें मैंने क्या लिखना था। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हमने स्टडी डिज़ाइन लिखा, जो आप लोगों ने लिखा था क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइंस वगैरह सब आपने पढ़े हैं, स्टडी डिज़ाइन कौन कौन से हैं। आप ये सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, जो 3 चैप्टर्स रहते हैं उनमें ये नहीं है, तो इट्स मीन आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, आप लोगों ने खुद इसको रिवाइज करना है। टाइप ऑफ स्टडी क्या है हमारी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, क्या है स्टडी, मतलब हम क्या है जस्ट उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं या कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहते हैं, ये हमने पहले बताना होता है। जैसे आप लोगों ने लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन हम लोगों ने यूज़ किया है। ये वो बात है जो हमने टाइप ऑफ स्टडी बताना है और स्टडी डिज़ाइन बताना है कि हम
अपने रिसर्च वर्क में, प्रपोजल में ये बात मैं लिख रही हूँ, मैं अपनी स्टडी में ये यूज़ करूँगी, ऐसा ही करूँगी। अगर मैंने डिस्क्रिप्टिव लिखा है तो फिर मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकूँगी अपनी स्टडी में, क्योंकि मैंने जब अपना प्रपोजल अप्रूव करवाया है उसमें मैंने डिस्कस ही नहीं किया कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिफरेंट होती है। Okay, the investigator should clearly state the type of study that will be conducted and provide a detailed explanation of its design in addition to ethical consideration. तो ये ethical consideration एक तरह से ये भी आपने अप्रूवल लेनी होती है, तो इसके लिए ये बातें अंदर बताना ज़रूरी होंगी आपकी। टाइप ऑफ स्टडी क्या इम्पोर्टेंट है, स्टडी सेटिंग और ड्यूरेशन क्या है। सेटिंग मैंने आप लोग का बताया कि जैसे आप सबकी सेटिंग क्या थी, हॉस्पिटल कौन सा शालीमार हॉस्पिटल था या किसी की थी जो कि कम्युनिटी डिफरेंट एरियाज उन्होंने लिखे थे। और ड्यूरेशन सबने लिखा, आप लोगों ने 6 मंथ का लिखा, जनवरी 2021 से आप लोगों ने अप्रैल लिखा या फिर जून लिखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द इन्वेस्टिगेटर शुड मेंशन द प्लेस ऑफ स्टडी, उसे मस्ट होता है, बताना होता है कि मैंने ये वर्क जो है स्टडी कहाँ पर कंडक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में करनी है, किसी क्लिनिक में करनी है, कम्युनिटी में करनी है, अर्बन, रूरल, ट्राइबल, कौन सी कहाँ पर ये करना है मैंने। एंड आल्सो द टोटल ड्यूरेशन, आपने साथ में ड्यूरेशन भी बताना होता है कि मैं ये अपनी स्टडी विद इन मंथ कर सकती हूँ, विद इन ईयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपका किस चीज़ पे बेसिकली सारा टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, आपके रिसर्च क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा कि जो आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, जिस पर रिसर्च करना चाहते हो, क्या वो पॉसिबल है 6 मंथ के अंदर अंदर कंडक्ट करना। यू नो कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो और आप टाइम लिख दो कि 6 मंथ में मैंने कंडक्ट करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। सैम्पल सिलेक्शन और साइज़ है, और साथ में क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। जैसे आप लोगों ने लिखा कि आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, सारी बातें लिखी है ना कि आपका इंक्लूजन क्या था, जिसके अंदर आपको अपने पॉइंट्स मिले, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो जो बातें मिली। तो आपने लिखा कि मैं जस्ट इस शालीमार हॉस्पिटल में से सिर्फ इन लोगों को ऐड करूँगी जिन्हें हाइपरटेंसिव डायग्नोज हुए हुए है, सही है। तो वो आपका होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। In this section, the investigator should describe reference population and all aspects of the selection procedures and techniques and the sample size. ठीक है, क्या आपने ये भी बताना है कि मैंने इस वजह से इनको सिलेक्ट किया और इस वजह से इनको सिलेक्ट नहीं किया, जो कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाएंगे। डाटा कलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें आपने बताना है कि आपने किस तरह से डाटा कलेक्शन की है, करनी है। The investigator should write the procedures that will be used. Population survey, for example, आपने just सर्वे करना है, सर्वे क्वेश्चनर फिल करने हैं, डेप्थ में इंटरव्यूज करने हैं, या फिर ऐसा करना है कि किसी एक ग्रुप को फोकस में रखना है और उनसे डिस्कशन, फोकस ग्रुप डिस्कशंस वगैरह, ठीक है, कि ग्रुप्स की डिस्कशंस होती रही हैं और आपने वहाँ से क्या किया, उनकी जो डिस्कशंस होती थी आपने उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आपका क्या था, आपने कौन सा डाटा कलेक्शन प्रोसीजर यूज़ किया हुआ है अपने रिसर्च वर्क में। सुलेमान गौरी, मुझे बताओ आपका डाटा कलेक्शन प्रोसीजर जो आप लोग अभी तक रिसर्च वर्क कर रहे हो उसमें कौन सा है, डाटा कलेक्शन मेथड आपका कौन सा है। सुलेमान गौरी, आपने इसका आंसर देना है, बाकी जिसको पता है वो भी दो। आई थिंक आप सबने लिखा है तो आपको पता ही होगा ना। क्लास जल्दी से रिस्पॉन्स दिया करो, एक वर्ड तो लिखना था, कौन सा वर्ड है। प्री डिज़ाइन क्लोज एंडेड क्वेश्चनर आप लोगों ने यूज़ करने हैं। गुड वर्ड था। सब आपने लिखा सर्वे वाइज क्वेश्चनर, क्वेश्चनर को भी आपने अभी स्पेसिफाई नहीं किया। देखो मैंने आप लोगों को क्लास में फिजिकली पढ़ाया था, क्वेश्चनर की भी 2 टाइप्स होती है, ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं। तो इसलिए साथ में अगर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चनर लिख देते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाता कि आपने अपने टॉपिक में, अपने रिसर्च वर्क में ये मेथड अडॉप्ट किया हुआ है। मैंने जब टू द पॉइंट आंसर पूछा तो आप क्लियर कट उसका आंसर दो। प्री डिज़ाइन, पहले से आपने क्वेश्चन डेवलप किए हुए हैं कि मैंने ये क्वेश्चंस पूछनी है, और वो क्लोज एंडेड है, यस और नो का जस्ट मैक्सिमम उनके पास आंसर है। ये सारी बातें हो सकता है पेपर में ना आए, बट आप लोग को पता हो
कि मैंने ये मेथड अडॉप्ट किया है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। मॉडल्स क्या है, डाटा एनालिसिस। देखो डाटा कलेक्शन हो गया, उसके बाद उसकी एनालिसिस भी तो करनी है ना। उसके बारे में क्या है, इन अकॉर्डेंस विद proposed objectives and based on the types of variables, the investigator should specify how the variables will be measured and how they will be presented। देखो कि आपने पहले ये बताना कि आपने अपने वेरिएबल्स मेजर किस तरह करने हैं और उसको फिर क्या है प्रेजेंट किस तरह करना है। ये वाली इस आंसर के लिए जो है आप लोगों ने ईमेल्स की हुई हैं कि जो जिस ऑथर ने आपके टॉपिक पर काम किया हुआ है, रिसर्चर ने बड़े स्केल पर काम किया हुआ है, उसने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया हुआ है। मैंने आपको बहुत से टूल्स पढ़ाए हैं, बायोफिजियोलॉजिकल था, ठीक है, और बहुत से उसमें टूल्स थे, लाइकर्ट स्केल था और काफ़ी स्केल्स हैं जो इसमें पढ़े हुए थे, बट हम उन सबको नहीं यूज़ करते। किसी एक स्केल को अपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो उस वेरिएबल पर फिट आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है एक स्केल यूज़ करते हैं। तो ये स्केल आपके टॉपिक से रिलेटेड उस ऑथर ने जो यूज़ किया होगा हम भी वही यूज़ करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव है, इंडिकेटिंग द एनालिटिकल मॉडल्स एंड टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, एनालिटिकल टेक्निक्स फॉर नॉन न्यूमेरिक डाटा। और नॉन न्यूमेरिक डाटा है तो उसके लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, ये सारी बातें आपने अपने प्रपोजल में लिखनी होती है। प्रोग्राम्स टू बी यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस, इसमें क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट विल बी यूज। देखो सॉफ्टवेयर में होता है डाटा एनालिसिस में जो होता है, एक आपने एसपीएस से वो सुना होगा कोई स्केल ऐसा, इसमें आपने अपने सॉफ्टवेयर का नेम लिखना होता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को करते हुए जो है वो डाटा एनालिसिस करोगे। ओके क्लास, ये क्या है, गैंट चार्ट है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये आपका उसमें थीसिस में एब्सेंट होता है, एब्सेंट था, आप लोगों ने नहीं लिखा, और ये हम रिसर्च प्रपोजल में लिखते हैं। इसमें क्या था, गैंट चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टास्क एंड ड्यूरेशन अगेंस्ट द progression of time. It is useful tool for planning, scheduling and monitoring the progress of project। इसमें ये होता है कि आपने पहले बनाना है कि आपने ये कहना है कि मैंने विद इन 1 मंथ जो है, बट ग्राफिकली वर्ड्स में नहीं लिखना, विद इन 1 मंथ क्या है आपने अपना सारा पहले वाला काम करना है, डाटा कलेक्शन से पहले वाला काम करना है। और सेकंड मंथ में आपने क्या करना है, डाटा कलेक्शन करना है। थर्ड मंथ में क्या करना है, आपने डाटा एनालिसिस करना है। फोर्थ मंथ में क्या है कि आपने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए उसके डिफरेंट एनालिसिस कर लेना है, पी वैल्यूज़ वगैरह उसकी निकाल लेनी है। और फिफ्थ पे क्या है कि आपने क्या है अपने रिजल्ट्स फाइनलाइज करते हुए निकाल लेने हैं और सबको बता देने हैं, ठीक है। ये आगे देखिए, बट ये वर्डिंग में नहीं लिखा होगा, इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये मैंने कोई एक एग्जांपल ली थी, उसमें क्या लिखा हुआ था, फाइनलाइज रिसर्च प्रपोजल एंड सबमिट फॉर क्लियरेंस। तो इसने ये कहा कि मैंने फर्स्ट ईयर में कि उसके फर्स्ट मंथ में अपना क्या करना है, अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो फाइनलाइज करवाना है। ट्रांसलेट क्वेश्चन टाइप एंड मल्टीपल क्वेश्चन जो भी है उसने कहा कि मैंने फर्स्ट मंथ में ये सारा काम करना है। सेकंड में उसने क्या कहा है, रिक्रूट, रिसर्च, असिस्ट एंड ट्रेन। सेकंड में उसने इसमें से जो आपका, फॉर एग्जांपल ये डाटा कलेक्शन वाला देखो, आप इससे अवेयर हो, डाटा कलेक्शन उसने किस में किया है, थर्ड मंथ में किया है। प्रोसेसिंग डाटा जो है वो उसने फोर्थ में किया है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा है वो उसने फिफ्थ में किया है। शेयरिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स उसने वो कब किया है, उसने अपने सेकंड ईयर के बिल्कुल लास्ट मंथ पे कर लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप वर्डिंग में नहीं लिख रहे हो, बस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आपका एक पूरे साल का प्लान होगा, आपके 6 मंथ का प्लान है कि फर्स्ट 1 मंथ में आपने क्या किया है, अपना जो है आपका प्रपोजल रिटर्न वर्क किया, ठीक है, उसको अप्रूव करवाया। सेकंड में आपने ये करना है कि मैंने डाटा कलेक्शन की। थर्ड में क्या किया, उसकी प्रोसेसिंग, या फिर आपकी तो एनालिसिस होगी ना, जस्ट डाटा कलेक्शन के बाद आपकी एनालिसिस होगी। प्रोसेस डाटा वो होता है कि डाटा कलेक्शन के बाद अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना हो या फिर किसी और तरह से उसको प्रोसेस करना, वो लिखते हैं।
तो आपने डाटा कलेक्शन के बाद क्या है, आपका एनालिसिस ऑफ डाटा आ जाएगा, वो करना है। और उसके बाद क्या है, अपनी फाइंडिंग्स जो भी होंगे वो मुझे बता दोगे आप लोग। तो ये वो एक ग्राफ की कंडीशन में आपने रिप्रेजेंट करना है। देखो पूरी फॉर्म में इस सिंपल एक ग्राफ में आपने अपने 6 मंथ का प्लान मुझे बता देना। मुझे नहीं, किसी को भी बता सकते हो कि मेरा ये प्लान है 6 मंथ का। ये सबसे अच्छा मेथड होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, कि एज कम्पेयर्ड आप मुझे घंटा लगा के पूरी डिटेल बताओ। किसी ने ये एक नज़र में देखा, उसे समझ आ जाएगा कि अच्छा आपका ये प्लान है, तो आप इतने ड्यूरेशन में अपना ये प्लान जो है, अपना आइडिया जो है वो रिसर्च करके, उसकी एनालिसिस करके डाटा जो है वो वैल्यूएट करना चाहते हो। क्लास इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग ये गैंट चार्ट है या डाटा एनालिसिस है, ये वो हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। अगर कोई आपको ये पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, वो किसी आपको पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। बट अगर आपने ये बातें लिखी हुई हैं तो कोई भी बंदा जिसने रिसर्च पढ़ी हुई है वो इसको गलत नहीं कह सकेगा, इनफैक्ट आपसे इंस्पायर ज़रूर होगा। तो मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, बाकी सारी आपकी अपनी अवेयरनेस के लिए था कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो कि आप बेसिकली पढ़ क्या रहे हो। बाकी जो इसकी मेन स्लाइड है वो यही है, जिसमें आपने पार्ट्स बताने होते हैं। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप इसको एक एक लाइन में सिंपल बता सकते हो। जैसे आप देखो लास्ट में मैंने गैंट चार्ट लिखा है, उसमें आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें क्या था, ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल एक लाइन में लिखा, बात खत्म हो गई। नहीं भी लिखेंगे तो पार्ट्स अगर किसी ने पूछे हुए तो जस्ट इस स्लाइड को लिस्ट कर दोगे तो आपके कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलें क्लास, अपनी अटेंडेंस मार्क वाले कोई क्वेश्चन तो नहीं है, या फिर कोई हो जो आप लोग मज़ीद इससे रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग साथ साथ पूछ सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस पे मार्क करवाएं। और क्लास एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने सारी वो स्लाइड्स मैडम चंदा वाली पढ़ी हैं तो ये मैडम चंदा की स्लाइड से टोटली मेथड डिफरेंट लिखा हुआ है, तो मैंने उसको नहीं फॉलो किया। मैंने जो एक इंटरनेशनल लेवल बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड है रिसर्च प्रपोजल लिखने के डिफरेंट स्टेप्स हैं, मैंने उसको फॉलो किया है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे मैडम चंदा ने पढ़ाया है, एग्जामिनर का माइंड वो ना हो, एग्जामिनर का माइंड ये हो इंटरनेशनल लेवल वाला। ठीक है, तो हो सकता है वो तब आपका एक्सेप्ट ना करे। बट अगर ये आपने लिखा हुआ है तो मैडम चंदा भी पेपर चेक करेंगे तो इसको ज़रूर आपको एक्सेप्ट करेगी, ये नहीं कहेगी कि नहीं इसने सही नहीं लिखा। इसलिए आप लोगों ने ये बात नहीं सोचनी कि ये उससे तो बिल्कुल डिफरेंट मेथड लिखा हुआ है। सुन रहे हो ना मेरी बात? सादिया है यहाँ कोई? अस्सलाम वालेकुम मैडम। अरे इतने बंदो सही है, कभी कभी दिन नहीं करता उसके फैमिली को। मैं सब गए हो जाए। हाँ
प्लान्स नुसरत आप नहीं प्रेजेंट हो? नुसरत, नजफ, मुबशरा, आमिर, इंशा, एमन और साथ में उज़मा, सायरा अहमद। ये अभी मैंने जिनके नाम बोले उनमें से कोई प्रेजेंट है? सायरा अहमद, लाइबा, लाइबा आप प्रेजेंट हो या नहीं? लाइबा प्रेजेंट है? किसी को दिखाई दे रहा है लाइबा का नाम? ओके सायरा, आपकी और लाइबा आप दोनों का नाम मुझे मिल गया था। बाकी अभी नजफ, बतूल है, आमिर है, मुबशरा है।
नजफ, बतूल, आमिर और मुबशरा। पूरिया और इंशा। पूरिया, इंशा, आप में से कोई प्रेजेंट है? ओके नजफ, मैंने आपकी मार्क कर ली है। अभी मुबशरा, इंशा, एमन और उज़मा, 4 लोग रह गए। आमिर तो वैसे ही एब्सेंट होता है। मुबशरा प्रेजेंट है या नहीं है? क्लास टाइम पूरा हो चुका है, जल्दी से बताएं। ओके महविश, मैं एमन की लगा रही हूँ अटेंडेंस। ओके क्लास, टेक केयर।